हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई अनीता शर्मा, वेलकम टू 24/7 क्लास 9th and 10th। हाँ जी मैम, फिर से आ गई आपको परेशान करने के लिए। ओहो, बहुत हो चुका। अब तो सोशल साइंस पढ़ते पढ़ते हम लोग पक चुके हैं। नहीं बच्चे, पकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस एक दिन की बात हो रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको एसएसटी से क्या करना है, आपको फर्दर आगे लेनी है, वो बात और है। लेकिन आपको 10th की एसएसटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ एक दिन की बात हो रहा है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप एसएसटी से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि बस एक दिन और आपको मुझे झेलना है, उसके बाद जो है मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या बच्चे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पीवाईक्यूज कराइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके टर्म 2 से बनते हैं, देखो यहां पर लास्ट ईयर में क्या हो रहा था कि यहाँ पर टर्मिनल वाइज जो है वो सेमेस्टर वाइज क्या कर रहे थे, उसको कंडक्ट करवा रहे थे। तो कहने का मतलब पूरी बुक से आते थे, फर्स्ट टर्म नहीं था, सेकंड टर्म नहीं था। तो अभी से तो ये स्टार्ट हुआ है ना कि फर्स्ट टर्म को अलग कर दिया, सेकंड टर्म को अलग कर दिया। तो जो आपके सेकंड टर्म से जो क्वेश्चंस बन सकते थे और जो उसमें आए हुए हैं, राइट, तो हमने वो सारे कंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो 10 से 11 क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं आपके पीवाईक्यूज में। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपकी इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या है, आपका पीवाईक्यूज है। कहने का मतलब पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, चलिए चेक करते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना आपने रिकवर किया है, कितना आपको लर्न है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इस बात को स्टार्ट, राइट। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी। वो बच्चे क्या है, देखो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है, ठीक है। और क्या करना है, एकदम हड़बड़ाहट में पूरी रात आप जागते रहोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे तो बच्चे उससे कोई फायदा नहीं है। देखो अब टाइम जो आ गया है वो क्या है, एक क्विक रिवीजन लेनी है, वो भी एक दिन पहले की, ठीक है। तो हम कल क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल जितना भी सोशल साइंस का अब तक हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेकर चलेंगे, ताकि जो अभी तक हमने तैयारी की है उसमें कोई कमी रह गई हो तो वहां से उसको पूरी की जा सके। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो आई होप सो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। तो बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है। क्वेश्चन को अगर एक बार समझ में नहीं आता, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। तो उसके लिए मैं एक आपके लिए शॉर्ट बना दूंगी। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आप जाएंगे और अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई है बहुत, और अब हम काम करते हैं किसके ऊपर, अब हम काम करते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डिड द क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डिड द बिजनेस क्लासेस रिलेटेड टू द CDM। तो राइट, ये क्या कह रहा है कि बिजनेस क्लास नॉन किसमें, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में, राइट। तो हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इसका CDM का मतलब क्या हो गया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डिड बिजनेस क्लास। तो बच्चे बिजनेस क्लास में उसको क्यों रिलेट किया गया है, किसको, CDM से। तो CDM में नॉन कॉर्पोरेशन में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में जो बिजनेस वर्किंग क्लास है वो उनमें पार्टिसिपेट क्यों कर रही थी, क्या डिमांड थी उनकी, जो वो उनमें जो है उसमें जो आपका ये जो मूवमेंट चल रहा था इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। उनको क्या दिक्कत आ गई थी, पैसा तो उनके पास था, लेकिन उनकी डिमांड क्या थी बच्चे, उनकी डिमांड जो थी वही तो उनको करवाना था, कि तभी तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में। तो दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ। अब वो क्या करते थे, उनकी डिमांड क्या थी बच्चे, कि जो बाहर से जो माल इंपोर्ट हो रहा है, कहने का मतलब जब हमारे या खुद की कंपनी है, खुद का बिजनेस है, तो बाहर से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है कुछ भी, तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वही प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री में होगी तो इससे कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी, राइट। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स, की बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, यानी इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाते थे, जबरदस्ती लोगों को खरीदवाते थे कि तुम्हें यही पहनना है, यही खरीदना है, ठीक है। तो उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो वो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट था, इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान, की विदेशी सामान बाहर से इंपोर्ट ना हो इंडिया में, सिर्फ हम देसी ही सामान यूज करेंगे, अपने ही देश में बनी चीजों को यूज करेंगे। अगर वो बाहर से चीजें आती है तो उनका जो भी प्रोडक्ट होता है वो कौन खरीदेगा, राइट। तो उनकी डिमांड ये थी। एंड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड बी डिस्करेज द इंपोर्ट। और ये देखो यहाँ से, जब मार्केट में जब पहले ही क्या होती है
एक कंपनी जब हमारे हैं तो दूसरी कंपनी जो है जब उसको इंपोर्ट करती है तो उससे पहले वाली कंपनी पर तो देखो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पर कैपेबल है बिजनेसमैन जो है जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका अपना खुद की कंपनी है, फैक्ट्रीज है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट को निकाल रही है, लेकिन सेम प्रोडक्ट जो है वो आपका बाहर से आ रहा है, तो और वो भी सस्ते रेट पर आ रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हें यही खरीदना है। तो बताओ उनकी कंपनी तो बंद होने की कगार पे आ गई ना। कहने का मतलब जब उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, जब उनका प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा तो वो धीरे धीरे डाउन आ जाएंगे। कहने का मतलब उनका गुस्सा जाहिर था, मतलब उनका गुस्सा जायज था। तो दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। तो वो क्या कर रहे थे कि हमें ये जो बिजनेस एक्टिविटी है, किसकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, किसने, ब्रिटिशर्स ने इस रिस्ट्रिक्शंस को हटवाने हैं। कहने का मतलब जो हमने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको तो मार्केट में लॉन्च किया जाए, इंपोर्ट को बंद करवाया जाए और हमें फ्रीडम दे दी जाए कि हम अपने तरीके से बिजनेस को रन कर सके। इनकी ये सिंपल सी डिमांड थी। क्लियर? किनकी थी बच्चे? ये थी सिविल डिसोबीडियंट में किनकी डिमांड? बिजनेस क्लास की। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाई वाज डिमांड फॉर द अबॉलिश ऑफ why was demand for the abolish of salt tax made। तो salt tax क्यों बनाया, मतलब ये जो salt tax बनाया गया था, मतलब सॉल्ट पर जो टैक्स लगाया गया था बच्चे, इसके पीछे के रीजन क्या थे? तो लोगों की डिमांड जो थी वो किस बात को लेकर थी? वो इस बात को लेकर थी कि जो एक नमक जैसी बेसिक चीज पर, सॉल्ट जैसी बेसिक चीज पर, जो कि हर किसी को चाहिए, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबकी एक बेसिक नीड है, खाना ही इसके बिना कंप्लीट जो है वो नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जो भी टैक्स लगाया हुआ है किस पर, सॉल्ट पर, तो उसको रिमूव कर दिया जाए। इसके अगेंस्ट जो है गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? यस राइट, दांडी मार्च चलाया था। राइट, तो दांडी मार्च में इन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च के थ्रू जो है इस सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया गया था, सॉल्ट लो जो लगाया गया था उसको ब्रेक किया गया। अब देखो, सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द, अभी मैंने क्या बताया, इसको सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो रिच है पुअर है, राइट, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड, और ये खाने का मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है बच्चे, इंग्रेडिएंट होता है। क्लियर है? इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। क्लियर है? कभी आपको ऐसा लगा है कि आप मान लीजिए खाना खाते हैं और कभी मम्मी जो है उसमें नमक डालना भूल जाती है, तो बोलोगे मम्मी आज तो नमक ही नहीं डाला, मतलब कुछ बेस्वाद सा लगता है, टेस्टलेस लगता है ना। तो यही काम जो है, अब जैसे उनके पास पैसा तो था नहीं क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो क्या किया गया कि एक नमक जैसी बेसिक चीज पर अगर कानून लगा दिया जाता है या टैक्स लगा दिया जाता है, उसको भी खरीदना है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो बच्चे पहले गरीब हैं, तो उस सिचुएशन में गांधी जी ने क्या किया कि ये तो बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है, तो गांधी जी ने क्या किया, द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट की क्या थी बच्चे? मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। कहने का मतलब अब यहां पर गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। राइट, उनकी मोनोपोली चल रही थी, उनका एक अधिकार चल रहा था, तो उन्होंने ही ये कानून बनाया था कि क्या किया जाए, उन्होंने ये लॉ पास किया था कि सॉल्ट जैसी चीज पर जो है वो टैक्स लगाएंगे तो उनके पास क्या आएगा? ज्यादा पैसा आएगा। देखो कहां कितनी दूर की सोची उन्होंने। सोचा क्या था कि एसेंशियल थिंग है, राइट, लोग जो इसको खरीदेंगे क्योंकि सभी के लिए बेसिक चीज है ये, और सभी लोग इसको खरीदेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, राइट, टैक्स देंगे तो उनके पास पैसा आएगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इस लॉ को लागू कर दिया था। राइट, और फिर क्या किया, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट रिवील्ड द मोस्ट ऑफ ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अब हमें इस नमक जैसी बेसिक थिंग पर क्या करना है, जो लॉ बनाया गया है या जो टैक्स लगाया गया है इसको रिमूव करना है, और चल पड़ते हैं अपने दांडी की तरफ, और वहां पर नमक बना करके क्या किया गया है, नमक को मैन्युफैक्चर करके इस लॉ को ब्रेक किया गया था। राइट, अब ये है हमारा क्या, बापूजी है जो अपने 78 फॉलोवर के साथ में अपनी दांडी मार्च स्टार्ट किया था उन्होंने, और बाद में जहां तक दांडी पहुंचते हैं अच्छी खासी भीड़ उनके साथ जमा हो गई थी, मतलब उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी, और वहां जाकर उन्हीं की फैक्ट्री के सामने क्या किया गया, नमक बना करके, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके उन्हीं के सामने नमक के कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब Why did महात्मा गांधी ज्वाइन द खिलाफत इशू? क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू जो है वो क्यों ज्वाइन किया, मतलब वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे? जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक रहा होगा, इसके पीछे रीजन रहा होगा। देखो, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास। अब ये जो मूवमेंट था बच्चे, ये किसने स्टार्ट किया था?
जो खिलाफत मूवमेंट था, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट कहने का मतलब गांधी जी ने फॉरेन गुड्स से बॉयकॉट। अब ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द महात्मा गांधी ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट। तो बच्चे खिलाफत मूवमेंट को पहले अच्छी तरह से समझना है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या कहता है बच्चे, खिलाफत मूवमेंट कहता है इस चीज को लेकर के कि हमें क्या करना है, हमें करना है किस चीज के लिए, खिलाफत मूवमेंट था जो कि जो ऑटोमन एम्पायर था। मैं यहां पर बता देती हूं कि एक तरफ कौन सी थी बच्चे, एक तरफ थी हमारी सेंट्रल पावर, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, ठीक है। एक तरफ कौन सी थी, सेंट्रल पावर थी, और दूसरी तरफ कौन सी थी, हमारी अलाइड पावर, ठीक है। दूसरी कौन सी तरफ थी, अलाइड पावर। अब क्या हो रहा था बच्चे, इसमें 9th में आपने पढ़ा होगा, तो एक तरफ अलाइड पावर, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर। अब इसमें जो है वो कौन लीड कर रहा था, यहां पर सेंट्रल पावर में जर्मनी लीड कर रही थी, और इधर कौन था बच्चे, इधर था फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये सारी कंट्री थी, यानी कि दिग्गज कंट्री इधर थी। अब जर्मनी का साथ देने के लिए इनका एक दोस्त आता है, कौन, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे बच्चे, ये क्या होता है, जब जर्मनी हार जाती है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है जिसमें जर्मनी डिफीट हो जाता है, और इनके साथ में जितनी भी कंट्री साथ दे रही थी उनको भी, मतलब वो भी हार जाती हैं, तो उनका जो लीडर हार गया तो साथ में उनका ग्रुप भी हारेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो ऑटोमन एम्पायर है, इन पर जो है जर्मनी की तरह, मतलब जर्मनी का जो साथ दे रहे थे उन सबके ऊपर एक हर्ष ट्रीटी को क्या कर दिया गया, इंपोज कर दिया गया, ठीक है। तो हर्ष ट्रीटी को इंपोज करने के बाद मतलब एक ऐसी संधि, एक ऐसी पेनल्टी लगा दी गई जिसको कि एक बहुत ज्यादा उसका उनका अमाउंट था और वो पे करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और यहां पर इनको जो है वो प्रॉब्लम होने लगी थी, किसको, ऑटोमन एम्पायर के रूलर को। अब ये ऑटोमन एम्पायर का रूलर कौन था बच्चे, इनको कहा जाता है खलीफा। और वो खलीफा कौन था बच्चे, उनका स्पिरिचुअल हेड था, राइट। तो वो स्पिरिचुअल हेड जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को उनको बहुत मानती थी, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनको अपना धार्मिक गुरु मानती थी। तो अपने स्पिरिचुअल हेड के ऊपर कोई प्रॉब्लम कैसे देख सकता है, तो इनके ऊपर जब प्रॉब्लम आ रही थी तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही थी, जो है अपोज कर रही थी, किसको, ब्रिटेन वगैरह को। तो आपको भी पता होगा ये कहां से आए थे, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, राइट। तो ये क्या कर रहे थे बच्चे, इनको अपोज कर रहे थे, कौन, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि हम तो बहुत माइनॉरिटी में हैं, संख्या में कम है, तो हमें क्या चाहिए, हमें किसी का साथ चाहिए। इनको सिर्फ एक ही दिमाग में बात स्टक करती है कि हम क्या करते हैं, हम हिंदुओं की हेल्प लेते हैं। तो जब हिंदू हमारे साथ आएंगे तो हम इस खिलाफत इशू को, खिलाफत मूवमेंट को क्या करेंगे, और जोर शोर से क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, जिससे बड़ी मात्रा में क्या हो गए, इसमें पार्टिसिपेशन होगी और हम क्या करेंगे, अपने स्पिरिचुअल हेड को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकेंगे। अब यहां पर क्या हुआ था बच्चे कि वो जाते हैं दोनों, अब ये खिलाफत जो कमेटी थी, यानी कि इशू क्या था कि इनके ऊपर ट्रीटी को इंपोज किया गया था, राइट। तो अगर बात आती है, सिर्फ इशू की बात आती है तो सिर्फ इशू ही लिखोगे। अगर बात आती है खिलाफत कमेटी की या खिलाफत मूवमेंट की बात आती है तो उसको और ज्यादा आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो अभी क्या था, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, खिलाफत इशू बताया, ठीक है। तो वो इशू क्या था, मुद्दा क्या था, क्यों गांधी जी ने उसको ज्वाइन किया था, तो इसके पीछे एक ही रीजन था, गांधी जी का एक ही पर्पस था। तो उनको लग रहा था एक यही गोल्डन चांस है जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया जा सकता है, एक किया जा सकता है, और एक बड़े लेवल पर जब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत दिन तक यहां पर टिकेंगे नहीं, और वो यहां से इंडिया को छोड़ करके वापस अपने बेटे में चले जाएंगे, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा ये फंडा था उनका, क्लियर है। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, ये 4 है, ठीक है। नाउ व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर एज अ ट्रेड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम, ये बहुत सारे कमेंट भी किए हुए हैं कि मैडम टूरिज्म को ट्रेड के पर्पस से कैसे देखा जा रहा है, राइट। तो टूरिज्म को बच्चे ट्रेड के पर्पस से देखा जा रहा है क्योंकि ये देखो इधर, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो टूरिज्म है उससे क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, तो मैंने ताज का वो दिया था एग्जांपल। कहने का मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो वहां पर विजिटर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, राइट। तो फॉरेनर्स अपने साथ में क्या लेकर आएंगे, अपनी फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे। तो उससे क्या होगा, वहां की जो करेंसी है वो इंडिया में आकर क्या हो गई, उसको कन्वर्ट करके रुपीज में कन्वर्ट करने की, कहने का मतलब वहां की करेंसी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई, इंट्रोड्यूस इन द सेंस हमारे पास आ गई, तो हमने उसको कन्वर्ट करके रुपीज में उसको दे दिया। तो इस तरह से क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज आया, यानी कि हमारा पैसा क्या गया, उनके पास गया, उनका पैसा क्या है, उनकी करेंसी क्या आई, हमारे पास आई, क्लियर है। अब ये फर्स्ट लाइन यही कहती है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे क्या होता है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज आया बच्चे, ठीक है। दूसरा क्या है, किससे आया है, टूरिज्म से, राइट, टूरिस्ट से, राइट। Many people were directly engaged in the tourism industries। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है।
कोई भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए, वहाँ पर कोई टिकट उस पर काउंटर पर बैठा होगा, कोई कैश काउंटर पर बैठा होगा, कोई सफाई कर रहा होगा, कहने का मतलब कोई लिपाई पुताई कर रहा हो, कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ पर क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, वो एंगेज है वहाँ पर। दूसरा थर्ड क्या कहता है, टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टूरिज्म कहता है कि मतलब टूरिज्म क्या इसको बढ़ावा देता है। तो बच्चे जो भी विजिटर्स आते हैं वहाँ पर, उसके आसपास में ना आपने देखा होगा छोटी छोटी सी वो दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं, तो वो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर बैठते हैं ताकि उनका सामान वहाँ पर सेल हो जाए, उनके प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हो जाए। खास करके हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं बच्चे वो अपने हाथ के बने होते हैं, राइट। तो उनके जो हाथ के बने हुए होते हैं, कोई भी सामान होता है तो वो फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो जाते हैं वहाँ पर, मतलब उसको खरीदते हैं, देखते हैं, पसंद आ जाती है तो उसको क्या देते हैं, उनको पैसे देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पॉवर्टी रिमूव हो रही है, उनके पास वो हमें पैसे दे रहे हैं, इधर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारा काम चल रहा है। कहने का मतलब जिसका सामान खरीद रहा है उसको उन्होंने पैसे दिए और उससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, इसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड द सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट। अब वो सामान खरीदेंगे तो मान लीजिए सामान उनका सेल हो गया, ठीक है, अब वो खत्म हो गया, अब इससे क्या होगा, वो दूसरा सामान बनाएंगे, सेम वैसा ही दूसरे तरीके से बनाएंगे। कहने का मतलब अब धीरे धीरे वो अपना सामान क्या बढ़ाने लगे, सामान बनाने को उनकी जो एक क्वांटिटी होती है उनको इंक्रीज करने लगे कि आज जो है वो 10 जो है आइटम बिके हैं तो कल हो सकता है 20 आइटम्स जो है वो सेल हो जाए, फिर परसों जो है वो 50 आइटम सेल हो जाए। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जितनी प्रोडक्शन वो करेगा उसके हिसाब से वो अपनी सेल करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। अब बताओ जरा, टूरिज्म और जो आपका ये जो है टूरिज्म और ट्रेड, ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिलेक्टेड है ना, तो इसी वजह से टूरिज्म को एज अ ट्रेड देखा जा रहा है, ठीक है। नाउ टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया फॉर द मेडिकल टूरिज्म। अब वो विजिटर जो है वो खाली घूमने के पर्पज से नहीं आते बच्चे, उनका मेडिकल टूरिज्म भी होता है, इको टूरिज्म भी होता है, एडवेंचर्स करने के लिए भी आते हैं, कल्चर टूरिज्म भी होता है, जैसे कल्चर को देखने के लिए आते हैं तो कल्चर को टूरिज्म भी मतलब टूरिज्म से जोड़ा गया है। और बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के पर्पज से भी आते हैं, जैसे हम लोग भी बिजनेस के पर्पज से बाहर जाते हैं, ऐसे वो लोग बिजनेस के पर्पज से यहाँ आते हैं। तो इसको जोड़ा गया है, किसको, टूरिज्म को किसके साथ जोड़ा गया है, ट्रेड के साथ। अब बताओ चमका आपको, क्लियर है ना, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लोग मतलब आप लोग बार बार पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि मैडम टूरिज्म को एज अ ट्रेड क्यों कंसीडर किया गया है, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। अब गलती नहीं होगी ना, ठीक है। ये है आपका टूरिज्म एंड द ट्रेड। देखो ये पूरा टूरिज्म है, तो देख रहा है ना, ये कितने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, राइट। और ये क्या कर रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं। कहने का मतलब अब यहाँ पर लोग विजिटर्स आ रहे हैं, बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, अपने साथ में क्या लेकर आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट को क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरप्रिटेट। अब क्या कहता है, इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन, ठीक है। ये आज सुबह ही मैंने बताया था कि लिबरलाइजेशन क्या होता है बच्चे, इसको ब्रेक करना है। तो लिबर का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्रीडम। तो इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है, इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक की फील्ड में लिबरलाइजेशन का आपको डिफाइन करना है, स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो यूरोप में जो है 19th सेंचुरी में इस लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करना है, कैसे बताना है कि क्या लिबरलाइजेशन होती है, वो भी इकोनॉमिकली बताना है, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब होता है फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो उसमें ये लिबरलाइजेशन बच्चे क्या रोल प्ले करता है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर द लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द मार्केट। तो बच्चे मैंने अभी क्या बताया था कि लीबर का मतलब क्या होता है, लीबर का मतलब होता है फ्रीडम। कहने का मतलब जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस मैन है और जो मर्चेंट्स वगैरह है, उनको क्या किया गया था, पहले रिस्ट्रिक्ट करते थे। जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था इंडिया के अंदर, तो वो क्या कर रहे थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि तुम्हें यहाँ से ट्रेड नहीं करना, तुम्हें जो है ये इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाना है, और जो प्रोडक्ट वहां से इंग्लैंड से जो है यहाँ पर आएगा, इंपोर्ट होगा वहां से, तो उस तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, और जबरदस्ती उनसे खरीदवाया जाता कि तुम्हें यही सेल करना है, ठीक है। अपने इंडियंस को, अपने शॉपकीपर को बोलो कि वो लोग हमारे सामान को खरीदें और यही लोग क्या है यूज करेंगे। तो उनको उन चीज से क्या चाहिए थी बच्चे, फ्रीडम चाहिए थी, उन चीज से, उस रिस्ट्रिक्शन से क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, छुटकारा चाहिए था। तो उन्होंने इस लिबरलिज्म
को क्या किया है, स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द मार्केट, कि उनको मार्केट में अपने तरीके से काम करने दिया जाए, एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो इम्पोज किया बच्चे, स्टेट यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है बच्चे, पॉलिटिकल साइंस में इसको क्या बोला जाता है, इसको कंट्री के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्टेट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन। अब यहां पर कंट्री इन द सेंस कॉलोनियल पीरियड ने क्या किया था कि उनको जब रिस्ट्रिक्ट किया था तो उनके लिए वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वही उनके लिए रुकावट बन रही थी, वो अपने तरीके से फ्री होकर के बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, और यही उनकी डिमांड थी कि इस जैसे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए और लिबरलाइजेशन लेकर आए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, और यही डिमांड जो थी वो मिडिल क्लास में, जो वर्किंग क्लास है ना बच्चे, वही यही सेम डिमांड जो थी वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि लोग आए दिन इस डिमांड को लेकर के कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते रहते थे। क्लियर हो गया बच्चे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से क्या किसी को फ्रीडम अच्छी नहीं लगती? भाई सबको लगती है, ऐसा कोई नहीं होगा। इवन अगर हम एक एनिमल को भी लें तो वो भी क्या होता है, वो भी फ्रीडम चाहता है, वो भी बाउंड होकर नहीं रहना चाहता। उसको भी अगर फ्री छोड़ दोगे तो आराम से मस्ती में घूमेगा फिरेगा, ठीक है। जो कहने का मतलब काऊ हो गई या कोई भी हमारा पेट एनिमल हो गया तो फ्रीडम उसको भी चाहिए बच्चे। एक बर्ड लगा लो जरा, बर्ड को भी क्या एक पिंजरे में रखोगे तो वो कितने दिन रहेगी, राइट। तो कहने का मतलब फ्रीडम जो है वो सबको चाहिए होती है और अच्छी भी लगती है सबको। तो ये था हमारा क्या, लिबरलाइजेशन। क्लियर है बच्चे, आगे चले, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप देखोगे ये क्वेश्चन 3 से 4 टाइम्स आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, राइट, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है बच्चे, आपका इंडस्ट्री से। तो ये दोनों सेक्टर में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, राइट। तो कंपैरिजन, इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो ये लीजिए हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं इनको। प्राइमरी सेक्टर, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये किससे है बच्चे, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, राइट। और ये किससे है, ये आपका इंडस्ट्रीज से है, इंडस्ट्रीज से। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर्स बोलते हैं, राइट। प्राइमरी सेक्टर रेफर टू सेक्टर वेयर इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर रिसोर्सेज। यही बात कहा कि मैडम ये तो नेगेटिव पॉइंट बोल दिया आपने, बच्चे नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब आप कोई भी काम कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर में जो है वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल मान लिया। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सिर्फ अनाज की ही खेती की जाएगी, उससे क्या नुकसान होगा बच्चे, ऐसा नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर यानी कि जो आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, तो वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जब हम नेचर के साथ में क्या करते हैं, उसके साथ में एक्सप्लॉइट करते हैं। तो नेचर क्या कहती है कि नेचर के रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि मान लीजिए उन्होंने क्रॉपिंग करी, किसी भी चीज की क्रॉपिंग करी है, मान लीजिए उन्होंने जो है एक ही कतार में जो पेड़ वेड़ लगाते हैं ना, उन चीज की इनको सेल करके उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तो वो पेड़ लगा तो दिए, ठीक है, उसने बड़े कर दिए, प्लांटेशन कर दी, और वो जो है वो धीरे धीरे जो प्लांट बड़े होते चले गए वो ट्री बन गए, राइट। अब उसको क्या आता है, मन में लालच आता है, वो क्या करता है कि इनको है सेल कर देना चाहिए। अब क्या होता है, वो डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब बताओ जरा मुझे, अब यहाँ पर एक्सप्लॉइट हुआ ना किसके साथ में, नेचर रिसोर्सेज के साथ में, क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे लोग जो है उसको इसमें ले लेते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर रिसोर्सेज में क्या होता है कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये सिर्फ आपके खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है बच्चे, इसमें सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं, आपकी खेती बाड़ी भी आ गई है, और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रीज की। तो दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। सेकेंडरी सेक्टर, तो इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। Secondary sector refers to the economic sector which transfer the raw material into finished good। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इंडस्ट्रीज क्या होती है, जहां पर रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, एक फाइनल जो है वैल्यूएबल जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब जो वो रॉ मटेरियल था, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से। एक तो आपका था
किसका, बिस्किट्स बनाने का दिया था मैंने, राइट। और दूसरा क्या दिया था, दूसरा दिया था मैंने टमाटो केचप का, ठीक है। तो और दिया था, थर्ड क्या दिया था मैंने, शर्ट बनाने का दिया था। मतलब 2-3 एग्जांपल ऐसे दिए थे जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ मींस प्रोसेस वेयर वी यूज द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू द फाइनल गुड्स, और फाइनल मतलब कि एक फिनिशिंग गुड्स हम इस पर तैयार करते हैं जो कि एक वैल्यूएबल होगी। कहने का मतलब, अगर मान लो टमाटो जो है अगर आप उसको मार्केट में सेल करोगे, ठीक है, सेल कर दोगे, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो इतनी नहीं रहेगी जितनी टमाटो केचप की है, राइट। तो टमाटो बेचोगे 1 किलो 2 किलो बेचोगे, तब जाकर वो क्या करेंगे, तब जाकर आपका थोड़ा बहुत पैसा आएगा। अब उसी टमाटो से क्या बनाएगा, केचप बनाएगा। और जब उसको मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने उसको खरीदा, उसको मतलब लोगों ने उसको पसंद किया, खरीदा और उसको यूज किया, तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई। कहने का मतलब उसको एक वैल्यूएबल उसमें प्रोडक्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और यही काम किसका होता है बच्चे, सेकेंडरी सेक्टर का। क्लियर हुआ, जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओगे यहाँ पर आपके मतलब इतने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओगे किन किन के पास जो है वो खेत है, प्रॉपर्टी है, जहाँ पर खेत जो खेती बाड़ी करी जाती है। तो आपके पास, आपके मतलब पेरेंट्स के पास भी, आप लोगों के पास भी जमीन होगी जहाँ पर आप खेती बाड़ी करते हैं, या मम्मी पापा करते हैं, या लीज पे दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे ना। तो आप क्या करते हो, तो वो रॉ मटेरियल क्या करते हो, आप मान लीजिए आपने अनाज उगाया, कोई भी सीरियल्स वहां पर क्रॉपिंग करी है, कल्टीवेट की है, राइट। उसने आपने सीजन के अकॉर्डिंग जो है आपने वो किया है, उसमें क्रॉपिंग करी है टमाटो का, कुकुम्बर का, और आपके जो भी सीरियल्स होते हैं, कभी गेहूं चावल। कहने का मतलब आपके घर में जो खेत होंगे, मतलब घर में नहीं, इन द सेंस कि आपके पास जो खेत होंगे, तो वहां पर क्या किया जाएगा, फार्मिंग की जाएगी, वहां पर खेती बाड़ी की जाएगी। और वो रॉ मटेरियल आप कहाँ देते हो, या तो मार्केट में सेल करोगे, या फिर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दोगे जो वो क्या करेगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएगा उसको। तो ये जो लेन देन है बच्चे, ये जो प्रोसेस है, यही कहलाता है क्या, आपका सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यही प्रोसेस है। क्लियर है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे, क्लियर है। तो ये है आपका क्या, ये प्राइमरी सेक्टर है जो कि आपके देखो इतने सारे इन चीजों से रिलेट कर रही है, और ये जो है ये आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे चले। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मान लिया सेक्युलरिज्म क्या होता है बच्चे, पहले तो ये मुझे बात बताओगे, सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म होता है बच्चे जिसमें कि सभी धर्मों को, यानी कि सभी रिलीजियस को एक समान समझा जाता है, ठीक है। जैसे आप इंडिया में लगा लीजिए, तो इंडिया में देख रहे हो ना आप, तो इंडिया ने कभी भी, या इंडियन गवर्नमेंट ने, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक ही रिलीजियस को, एक ही रिलीजन को क्या दिए जाइए, प्रायोरिटी दी गई है। यानी कि उसको जबरदस्ती, वो पहले जो मुगल वाला पीरियड था ना बच्चे, तो वो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि औरंगजेब ने क्या किया था कि जो लोग इस्लाम धर्म को, जो लोग जो है मतलब कि इस्लामिक उसको रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने सिखों के 2-3 मतलब सिख गुरु तेग बहादुर सिंह का क्या कर दिया था, सर कलम करवा दिया था। तो कहने का मतलब वो जबरदस्ती डिक्लेयर कर रहा था कि सबको यहाँ पर जो भी रह रहे हैं उनको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, उनको जो है मुस्लिम्स बनना होगा। कहने का मतलब उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, और मुस्लिम जो है मतलब कि आपका ये जो इस्लामिक रिलीजियस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मना करेगा वो मारा जाएगा, उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा कंसेप्ट क्या था बच्चे, सेक्युलरिज्म वो होता है जहां पर किसी भी रिलीजियस को एक प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, राइट, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री में कभी भी हमने ये नहीं किया है, हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि हिंदू धर्म भी यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे, हिंदू धर्म को ही अपनाएंगे, बाकी कोई धर्म यहाँ पर, बाकी के अदर जो धर्मों के लोग हैं, रिलीजियस के लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट होता है बच्चे, सेक्युलरिज्म का। तो क्या कहता है अच्छा, इसको जो है मतलब धर्म निरपेक्ष बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी नहीं है बच्चे, एक विचारधारा नहीं है, राइट। तो क्या कह रहा है, इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है, ये बीएसपी की आइडियोलॉजी नहीं है। ये क्या चीज है बच्चे, ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगा लो, उसकी आइडियोलॉजी नहीं है बच्चे, ये पूरी एंटायर कंट्री के बारे में बताई गई है। क्या कह रहा है, बट
इट इज फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये हमारी कंट्री की एक नींव है, एक ऐसा बेस है जिसकी वजह से हम फुल डेमोक्रेसी कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, इंडिया एक फुल डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेम्बल में मेंशन है कि इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट, राइट। तो इंडिया क्या है? सेक्युलर स्टेट है, जिसमें कि धर्म निरपेक्ष, कहने का मतलब कि उसमें किसी भी एक धर्म को जो है वो मान्यता नहीं दी गई है, सारे धर्मों को एक इक्वल ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? जिसमें सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। ये आंसर कहता है देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यही बात बताई ना, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन अनलाइक द बुद्धिज्म इन श्रीलंका। जैसे श्रीलंका में बौद्धिज्म को डिक्लेयर कर दिया है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को डिक्लेयर कर दिया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स, और हमारे कंट्री में इसको प्रोहिबिट्स कर दिया गया है, इसको निषेध कर दिया गया, इसको मना कर दिया गया है कि जैसे श्रीलंका ने बौद्धिज्म को डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान में इस्लाम को डिक्लेयर कर दिया, वैसे हम नहीं बनेंगे। हमारी नज़र में सभी धर्मों के लोग जो है वो एक समान है। तो आपस में यही तो, इसीलिए तो इंडिया को कहा जाता है कि मिक्स कल्चर है, राइट। तो सेक्युलरिज्म ऐसे नहीं कहा जाता। तो बच्चे उसका रीज़न ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स, तो हमारा को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट्स करता है, मना करता है, किसके लिए? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, कि किसी के साथ भी रिलीजन को लेकर के, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, अगर वो कैपेबल है, मैं क्या कह रही हूं, अगर वो कैपेबल है, योग्य है किसी चीज के, तो अपनी योग्यता को दिखाए, अपनी एबिलिटी को दिखाए और वो चांस ले ले जिसका वो हकदार है। क्लियर है ना मजेदार बात? ठीक है ना मजेदार बात? ओके जी, ठीक है। इवन दो इंडिया इज डिवाइडेड बट इट इज स्टिल सेक्युलर, हालांकि इंडिया डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान उससे अलग हो गया है, लेकिन आज भी इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी क्या नहीं किया, एक ऑफिशियल रिलीजन को डिक्लेयर नहीं किया। सो ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। क्लियर है? देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, बहुत अच्छे से याद है ना कविता, छोटे बचपन में यही तो सीखी थी ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। तो जो नेशनल एंथम है बच्चे, उसमें भी इसका टच मिलता है कि इंडिया में कभी भी जो है पार्शियलिटी नहीं की जाती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। ओके जी, चलते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, आते हैं नेक्स्ट पर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? तो बच्चे 9th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन वीवर। तो कॉटन वीवर कौन होते हैं बच्चे? जो कॉटन फैक्ट्री में जो काम करते थे, तो उनके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता था। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, आ रही थी उनके सामने, जो कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, किन चीज की डिमांड को लेकर के उनके आए दिन जो है मतलब कि बोलते थे कि हमें हमारी डिमांड को है पूरी होनी चाहिए। तो इसमें बताया है व्हाट वर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन वीवर्स। तो इंडियन कॉटन वीवर जो थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे ना, पहले ऐसे कपड़ा बनाया जाता था, अब तो खैर मशीनों से बनने लगा। तो पहले हाथ से कारीगरी होती थी उसमें। तो पहले क्या किया जाता था, कॉटन प्लांट से पहले कॉटन को प्लग किया जाता था, फिर उसको स्पिन किया जाता था, राइट। तो उसके काटने छाटने यानी कि साफ सफाई का काम किया जाता था, और फिर क्या किया जाता था, उसको जो है उसका यान बनाया जाता था। तो यान के बाद में उसका धागा, यान बोलते हैं धागे को, ठीक है। तो फिर धागा बनाने के बाद फिर उसका एक पूरा क्लोथ बनाया जाता था, ठीक है, क्लोथ बनाया जाता था। अच्छा एक बात सुनो, एक तो स्पेलिंग होती है किसकी, क्लोथ की, एक तो ये होती है, ठीक है, ठीक है, एक होती है ये, ठीक है, राइट, और आपकी हो गई। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि ये जो है आपका, ये जो कपड़ा बनाया है, थान बनाया है पूरा का पूरा, इनमें से आपकी ये वाली स्पेलिंग ठीक है या ये वाली स्पेलिंग ठीक है? ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यही गड़बड़ करोगे, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे क्लोज, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे क्लोज। तो आपको फाइंड करना है फटाफट से जाकर के कि कौन सा हमें क्लोज लिखना है और कौन सा हमें नहीं लिखना है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इंडियन कॉटन वीवर्स? तो बच्चे वो इस तरह की फेस कर रहे थे। सबसे पहले क्या था,
देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, तो उनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट थी वो क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। कहने का मतलब जो इंडियन वीवर्स जो होते थे, कपड़ा जो बुनकर होते थे, यानी कि जो बुनकर जो बुनाने वाला काम करते थे, किसका, कपड़ा बनाने का काम करते थे, उनके लिए मार्केट को बंद कर दिया गया। यानी कि उनके लिए जो एक्सपोर्ट वाला मार्केट था बच्चे, एक्सपोर्ट मार्केट जो थी वो कोलैप्स कर दी गई, वो कोलैप्स कर दी गई, यानी कि बंद कर दी गई। अब उनके हाथ का बना कपड़ा कोई नहीं पहनता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से मशीनों से बना कपड़ा तैयार होकर आता था और जबरदस्ती इंडियंस को खरीदवाया जाता था। बिजनेसमैन शॉपकीपर को बोला जाता था कि तुम्हें यहीं से खरीदना है और इसी को सेल करो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया बच्चे, धीरे धीरे उनकी तो दुकानें बंद हो गई, उनका जो काम था यानी कि कपड़ा बनाने का, जो इंडियन वीवर्स थे, अब उनका काम तो बंद हो गया। अब बेचारे क्या करेंगे, उनके पास ना तो पैसा था ना काम था, राइट, उनको प्रॉब्लम होने लगी। दूसरा क्या कहता है, द लोकल मार्केट श्रंक, और लोकल मार्केट जो थी वो क्या कर दी गई, जो बहुत बड़ी हुआ करती थी, जहां पर सेल ज्यादा अच्छी से होती थी, अब वो उसका जो एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होने लगी। थर्ड क्या कहता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रो कॉटन। अब यहाँ पर रो कॉटन का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, जो पहले सस्ता था धीरे धीरे उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो लोग जो है अब इतना महंगा तो खरीद नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को साइड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, शॉर्टेज ऑफ द कॉटन, तो कॉटन की शॉर्टेज होने लगी क्योंकि घर घर में कपड़ा बुनने लगा था। तो कहते हैं, मैंने भी समझाया था ना आपको, जब किसी चीज़ की मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में तो उसके बच्चे वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क में होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, उसको यूज़ किया जाएगा तो शॉर्टेज हो जाएगी, क्लियर है। तो क्या होने लगी, शॉर्टेज ऑफ कॉटन होने लगा। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफिकल्टी ऑफ वीवर टू कंप्लीट विद इन द इम्पोर्टेड। अब क्या कह रहा है, डिफिकल्टी टू वीवर्स, तो वीवर्स कौन होते हैं बच्चे, बुनकर होते हैं, तो उनको डिफिकल्टी होने लगी टू कंपीट विद द इम्पोर्टेड। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट होता था उसको कंपीट करने की, यानी इसको बीट करने की उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो आने वाले सामान को, यानी कि जो भी इंपोर्ट होता था, प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट होता था उससे बेहतर बना सके। तो इतनी उनके अंदर स्किल नहीं थी। तो इसके लिए भी वो क्या करते थे, क्योंकि जो बाहर से जो इंपोर्ट होता है ना बच्चे, सामान जो बाहर से कपड़ा इंपोर्ट होकर आता था उसकी एक तो क्या होता था, वो मशीनों से बना एक फाइन क्वालिटी होती थी, डिजाइन अच्छे होते थे, उनका कलर प्रिंट अच्छा होता था, राइट। तो लोग क्या करेंगे, उसी चीज को पसंद करेंगे ना जहां पर उसको एक अट्रैक्शन का वो मिल जाए, एक अट्रैक्शन का पॉइंट मिल जाए। तो अट्रैक्शन लेने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो नए नए कपड़े खरीद रहे थे, जो कि इन जो इंडियंस वीवर जो हाथ से बनाते थे वो कहीं ज्यादा बेटर था उनके लिए। तो उसको कंपीट करना, यानी कि उसको हरा देना या उसको डाउन करना उनके बस की बात नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को भी क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। नाउ फैक्ट्रीज इन इंडिया ऑल्सो बिगेन चीपर मशीन। अब यहाँ पर इंडिया में जो फैक्ट्रीज बनी थी बच्चे, वो चीपर मशीन थी। कहने का मतलब उनकी जो मशीन थी, उनकी जो बढ़िया क्वालिटी की मशीन थी, उनके कंपैरेटिवली जो इंडिया में मशीन थी बच्चे कपड़ा बनाने की, वो बहुत ज्यादा चीप थी, राइट, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, कहने का मतलब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लास्ट वन, मेड गुड टू विच आर वीवर्स कुड नॉट कम्पीट इट। और इसी वजह से हमारे वीवर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते थे कि उनसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा बना सके। कहने का मतलब अच्छी मशीनें होंगी तभी अच्छा कपड़ा अच्छा बनाया जाएगा, तब अच्छा कपड़ा बनेगा, तभी मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे और क्या करेंगे, मनी अर्न करेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। Why did गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉल। अब ये तो एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत ही हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि इसका तो जो है जैसे क्वेश्चन देखेंगे फटाफट फटाफट आंसर लिख देंगे, ऐसे होता है ना, तो ऐसे करोगे, मुझे पता है आपका। तो क्या हो रहा है कि गांधी जी ने क्या किया, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922। अगर देखो फिर से यहाँ पर डेट बता दी गई है, कब, February 1992 में गांधी जी ने ऐसा कौन सा इंसिडेंट देखा या ऐसा कौन सा गांधी जी को एक वो बात पता चली जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा दिया था, स्टॉप करा दिया था। तो आपको अच्छी तरह से पता है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, फटाफट से। और मुझे पूरा पता है कि आप लोग इसको 101% सही बताओगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब करेंगे हम इसका आंसर, देखते हैं, राइट।
विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। अब इस पिक्चर से तो पता लग गया, आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो गई, ठीक है। और वैसे आपको पता था, मुझे पता है आपको पता है। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं, लोग मशाले लिए हुए हैं, आग की मशाले लिए हुए हैं। मशाल क्या होता है अच्छी तरह जानते हो ना। तो पहले लाइट होती नहीं थी, तो एक लकड़ी में क्या होता था, ऐसी एक लकड़ी होती थी, उसके ऊपर कॉटन वो कपड़ा बांध के उस पर जो है केरोसिन वगैरह लगा, उस पर डाल करके और उसको क्या कर दिया जाता, आग लगा दिया जाता। उससे क्या होता था, आगे का रास्ता दिखाई देता था। क्लियर है। तो लोग मशाले लेकर चलते थे। तो इस तरह की मशाले आप देख रहे हो ना बच्चे, वो ये थी। गांधी जी फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग। गांधी जी को ये महसूस हुआ कि जो मैं बार बार अहिंसा अहिंसा करके उनको बुला रहा हूँ, कि मतलब बुला इन द सेंस कि मैं बार बार अहिंसा के पथ पर उनको बोलने के लिए चलने के लिए बोल रहा हूँ, तो उनमें क्या है, वही लोग जो है उनको पता चला कि वही लोग जो है उनको क्या कर रहे हैं, उसको वायलेंसी में वो कन्वर्ट कर दिया है। तो गांधी जी को जैसे ही पता चला, या गांधी जी ने जैसे ही फील किया, द मूवमेंट वॉज टर्निंग, कि ये जो मूवमेंट, ये जो सत्य अहिंसा वाला मूवमेंट है, नॉन वायलेंसी वाला मूवमेंट है, ये वायलेंट में कन्वर्ट हो गया है, हिंसा में कन्वर्ट हो गया है इन मैनी प्लेसेस। ना सिर्फ चोरी चोरा इंसिडेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, बल्कि वो तो था, चलो ठीक है, मेन था, लेकिन यहाँ पर पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था कि सिर्फ गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर के, नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को लेकर के वो चलेंगे। तो कहीं ऐसा भी हो रहा था कि वो लोग क्या चाहते थे, फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग क्विक रिजल्ट चाहते थे, राइट। तो जल्दी से फटाफट से कुछ ऐसा किया जाए, बम फेंके जाए, और यहाँ पर क्या किया था, उनको मारा पीटा जाए, कि इनको पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया जाए, उनको मारा जाए, उनके पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज गांधी जी को लग रहा था कि कई जगहों पर हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तो ये रीजन हो गया, इसकी वजह से भी कॉल ऑफ कर लिया था। क्लैश टुक प्लेस चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है बच्चे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी और वहां पर निर्दोष पुलिस वालों को क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया गया था। तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि वाकई में उन बेचारों ने क्या किया था, वो तो निर्दोष थे, तो उनका क्या कसूर था, वो तो गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे ना। तो अगर हम लोग ही नहीं समझेंगे उनकी बातों को, तो हमारे और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो गांधी जी को बड़ा हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, तो इसकी वजह से भी उन्होंने क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था। एक ये भी रीजन था। थर्ड रीजन क्या था, अ ग्रुप ऑफ द वॉलंटियर्स पिकेटिंग, ये क्या हो रहा था बच्चे, अ ग्रुप ऑफ द वॉलंटियर्स, ऐसा वॉलंटियर्स का ग्रुप बना था जो कि पिकेटिंग अ लिक्विड शॉप वेयर बीटन अप बाय द पुलिस ऑफिसर, और जो क्या कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, किस चीज की, कि शराब की दुकानों को, शराब के ठेकों को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। क्योंकि यही वो रीजन है जिससे घरों में क्या होती है, 90% जो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, उसका रीजन यही मान रहे थे, क्या, वाइन्स को, राइट, शराब को मानते थे, राइट। तो जो लिक्विड शॉप के लिए पिकेटिंग कर रहे थे या जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको क्या किया गया, उसमें चाहे वो लेडीज, फीमेल्स आ गई, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, कहने का मतलब जो उसमें प्रोटेस्ट कर रहा था, उन सबको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो जब वो लोग ऐसा करेंगे, तो सोचो जरा, गांधी जी इस मूवमेंट में क्या करेंगे, उनका गुस्सा होना जाहिर था, और उन्होंने इसी वजह से क्या किया, उसको बंद कर दिया। किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चले आगे, ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, फटाफट से बताएंगे, समझ में आया सारे? अभी तक क्वेश्चन कोई ऐसा लगा जो आपने नहीं किया हो? सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है ना। तो आप क्या करोगे, फटाफट से बस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामाइन विद द एग्जाम्पल ऑफ द रोल ऑफ मीन्स ऑफ transportation and communication making our life prosperous and the comfortable। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन ने हमारी लाइफ को कितना लग्जरियस बना दिया है ना, कितना कंफर्टेबल बना दिया है। जो जहां हम पैदल चल के काम करते थे, वहां पर आज क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी दूर जाना, मम्मी ने बोला कि जाकर ना धनिया टमाटर ले आओ जरा, मम्मी मैं नहीं जा रहा, अरे जाओ आगे स्कूटी खड़ी है, जाओ दिन से स्कूटी खड़ी है, फटाफट से जाओ और फटाफट से ले आओ, ठीक है। हाँ यस, बाइक खड़ी है तो फटाफट से बाइक की चाबी ली और चले गए हम टमाटर धनिया लेने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, कहने का मतलब ये जो आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया है, तो इससे हमारी लाइफ जो है कितनी ज्यादा कंफर्टेबल बन गई है,
समझाने की, बहुत ज़्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सा क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगर हम बात करें तो बच्चे क्या है, घर बैठे ही हम कहीं जाना आना ना पड़े, फ़ोन पे बात कर ली अपने फ्रेंड से और क्या कर लिया, वीडियो कॉल कर ली, वहाँ से उनसे आपस में सामने सामने बात हो गई। बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे ऐसे, है ना। तो क्या कर दिया, इसने हमारी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है। जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उनसे आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, स्काइपी पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बाकी और बहुत सारे आपके रिसोर्सेज हो जिससे आप उसमें, चलो वहाँ ना जा करके घर बैठे ही आप उसको फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो यही जो रीज़न है, इसी ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, और ज़्यादा प्रोस्पेरियस और कंफर्टेबल बना दिया है, राइट। गाड़ी में जा रहे हो, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, ऊँट गाड़ी में जाते थे, तो या फिर पैदल चलते थे, तो बहुत टाइम लगता था उनको। आज हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, बंगला है, और वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है ना। तो वो एक अलग मूवी का डायलॉग है। तो वो क्या करना है कि इन दोनों से ही हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रोस्पेरियस हो गई है, तो ये हम देखते हैं। दे मूव गुड फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। अब जहाँ पर हमें क्या चाहिए, सामान चाहिए होता है, हमें सामान को जहाँ पहुँचाना होता है, वो बहुत ही जल्दी वहाँ तक अपनी लोकेशन तक उसको क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग। कि तुम्हें फटाफट से कॉल किया कि यहाँ पर पहुँचाना है, फटाफट से हाँ भाई अभी आ रहा हूँ, बोर्ड करवा दिया है, लोड करवा दिया ट्रक में, और जो गाड़ी में लोड करवा दिया था बस अभी थोड़ी देर में आता होगा। तो ये जो काम है, ये पहले बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम टेकन था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन आज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी आज आ गई है, तो क्या करते हैं, थोड़े ही टाइम में वहाँ पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर अपना जो भी उनका सामान की सप्लाई होती है वो कर देते हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एटसेट्रा, दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। और क्या कहता है, इसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, एंड एडेड द सस्टेनेशनली टू द ग्रोइंग द एमिनिटीज ऑफ द फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट लाइफ। अब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने तो हमारी लाइफ को कंफर्ट बना दिया है ना। घर बैठे दुनिया भर की चीज़ों को देख सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। घर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बात ठीक है कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है, सिनेमा विनेमा जाने का मन करता है, लेकिन वही चीज़ जो है, मूवी जो है, थोड़े दिन बाद आप उसमें देख लेते हो, मोबाइल पर देख लेते हो या टीवी पर आ जाती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठे ही सारे काम हो जाते हैं। ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बन गई है, राइट। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये क्या कह रहा है कि दो चीजें बतानी है आपको, कौन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये दोनों ही क्या कहलाती हैं, ये लाइफलाइन कहलाती है बच्चे किसी नेशन की, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, वो वेन्स क्या करती हैं, वो ब्लड को सर्कुलेट करती है, और उसी से हम क्या करते हैं, स्टैंड अप हो पा रहे हैं, जिंदा हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये किसी नेशन की लाइफलाइन कहलाती हैं। वो हमारे लिए लाइफलाइन है, जो वेन्स जो है वो सर्कुलेशन का काम कर रही है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो ऐसे ही नेशन कब बिल्ड करता है या कब डेवलपमेंट करता है, जब ये दो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होंगी। यानी कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी या जितना अच्छा कम्युनिकेशन वो होगा, तो उतनी ही कंट्री ज़्यादा डेवलप कर पाएगी, ठीक है। अब करते हैं हम क्या, दे ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट लेबर। और ये क्या करता है, साथ साथ में लेबर्स की मूवमेंट को भी आगे बढ़ाता है। वन प्लेस टू अनदर, एक जगह का काम खत्म हो गया, चलो दूसरे स्टेट में चलते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो जाती है, और धीरे धीरे कंपनी की डेवलपमेंट भी हो जाती है, राइट। कंट्री की, नॉट कंपनी, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्या, हाउ डू द प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी। प्रेशर ग्रुप, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है बच्चे, ये इस तरह का प्रेशर ग्रुप देख रहे हो। कहने का मतलब अगर वो चीज है, तो ये क्या कह रहा है, हाउ डू द प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है बच्चे, प्रेशर ग्रुप काइंड ग्रुप्स एंड द मूवमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या कहता है, दे हेल्प रेज डेमोक्रेटिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीपल। अब ये क्या कहता है, मान लो आप गवर्नमेंट के किसी काम से आप डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक तरह का प्रेशर बनाते हैं किस पर, गवर्नमेंट पर, कि हमारी बातें, हमारी डिमांड को कंप्लीट करो, नहीं तो जो है प्रोटेस्ट आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब वो क्या हो जाए, एक तरह से गवर्नमेंट पर प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको प्रेशर किया जा रहा है,
प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके बाद दे इंश्योर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल मैटर। अब क्या होता है, ये पॉलिटिकल मैटर पर काम किए जाते हैं बच्चे। अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही है, मतलब रूलिंग पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने ये काम किया तो गलत किया तो क्यों किया। ठीक है, तो एक तरह का उन पर प्रेशर, दबाव डालती है। और बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, मोनार्की कंट्री में नहीं होता। अब मोनार्की कंट्री में अब जहां से देखोगे, जैसे वो हिटलर वाला था, तो हिटलर क्या था, एक तरह का तानाशाह था ना, तानाशाह तो था ही वो, उसकी मोनोपोली जो थी वो जर्मनी में देखी जा सकती है कि कोई उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोलता था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ भी बोलता था, बस उसकी तो कहानी है खत्म। ठीक है, कहानी खत्म का इन द सेंस कि अब वो तो गया काम से। तो कहने का मतलब वो एक तरह का मोनार्की सिस्टम जो था, जिसमें पावर सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होती थी, रूलर के हाथ में होती थी। ना उसको कोई एडवाइस दे सकता था, ना वो किसी की मानता था। ठीक है, तो अपने ही आप रूल बनाता था, अपने आप उसको इंप्लीमेंट करता था, अपने आप उसको रूल को ब्रेक कर देता था, चेंज कर देता था। तो वो बात अलग है, उसमें कोई प्रेशर ग्रुप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता है उस सिचुएशन में। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कहती है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि अगर हम गवर्नमेंट के काम से क्या है, ना खुश हैं और गवर्नमेंट हमारी डिमांड पर काम नहीं कर रही है या जो सही है, ऐसे नहीं कि आए दिन आपने कुछ ना कुछ डिमांड कर दी तो गवर्नमेंट आपकी हर बात को मानेगी। नहीं बच्चे, जो लीगल होगा, जो सही होगा, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बल्कि एंटायर कंट्री के बारे में सोचकर ही क्या करती है गवर्नमेंट, स्टेप उठाती है कि क्या ये काम एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है, राइट, या फिर पूरी एंटायर कंट्री में अगर मैं इसको लागू कर दूंगा तो क्या इसका असर पड़ेगा। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया जाता है कि आगे क्या किया जाएगा। ठीक है, तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, तो आए दिन गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी, ऐसे गवर्नमेंट तो चलेगी नहीं। क्लियर है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, अब they help in the representation as well as accommodation of the diverse interest। अब ये क्या होता है कि अलग अलग इंटरेस्ट पर लोग क्या करते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबकी लाइकिंग्स अलग अलग होती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, हर एक की डिमांड को तो समझेंगे नहीं ना, तो उस सिचुएशन में क्या अच्छा होगा, क्या लोगों के लिए वेलफेयर के लिए होगा, तो वो काम करती है हमारी क्या गवर्नमेंट करती है। और अगर नहीं करती है तो इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं प्रेशर ग्रुप जो बनाया गया है, अगर वो नहीं करती है तो ये प्रेशर ग्रुप का काम ही ये बच्चे कि गवर्नमेंट को उनकी तरफ ध्यान दें, मतलब लोगों को मतलब एक प्रेशर ग्रुप क्या करता है कि लोगों की डिमांड पर क्या करना है, आप उनकी ओर सोचिए, उनकी डिमांड को सुनिए। अगर लगता है कि उनकी डिमांड रिलायबल है, अगर लगता है कि उनकी डिमांड को माना जाए तो आप मानिए, अगर लगता है कि इसका ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है तो आप उसको मत कीजिए। लेकिन वो क्या करती है, उस पर जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको वो काम करने ही होते हैं। ठीक है, करने इन द सेंस कि वो ऐसे करती है, तभी तो वो प्रेशर ग्रुप है बच्चे। ठीक है, नाउ दे स्टैंड एज द चेक द अगेंस्ट द एट्रीब्यूटरी रूल ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो ये भी चेक करती है क्या, कि वो ये भी चेक करती है कि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये सारे काम किसके हैं बच्चे, ये काम है प्रेशर ग्रुप के। क्लियर है, समझ में आया, बताओ मुझे, समझ में आया। ठीक है जी, आज की कहानी हुई खत्म। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में क्या करोगे, देखो सेशन पसंद आए तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्रायर नोटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल होगा हमारा फुल फ्लेज, क्या होगा बच्चे, फुल फ्लेज रिवीजन होगा। और जो है कल हम क्या करेंगे, पूरी एसएसटी को एक क्विक रिवीजन लेंगे। तो फटाफट से क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, या एक लास्ट रिवीजन लेंगे, तो आप आना मत भूलिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। एक लास्ट रिवीजन लेकर चलेंगे और करते देखते हैं, फिर अपने एग्जाम को एकदम अच्छी तरह से करके आएंगे, जहां पर आपको बिना टेंशन के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं शॉर्ट ही देती हूं आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने यहां पर किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके उससे बाहर नहीं आएगा, जो भी हमने तैयारी की है अब तक सारे उसी के अंदर से आएंगे। बस फोकस करना है आपको किस पर, अपनी स्टडी पर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है।